आपके सक्सेस से ज़्यादा लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके फेलियर से बहुत पड़ता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो तो ताली पीटने के लिए 5 लोग आ जाएँगे और उनको इस सिलेक्शन से मतलब नहीं है कि तुम दरोगा बने हो, कि तुम टीचर बने हो, कि तुम बैंक में हो, कि तुम एसडीएम हो, कि डीएम हो। उनको बस ये फ़र्क पड़ता है कि चलो हाँ, लग गई, सफल हो गई। और अगर तुम कुछ नहीं बन पाए तो वो तुरंत असफलता। मैं तो पहले कहा था पढ़ाने मत भेजो, कुछ किसी का होता नहीं आज की दुनिया में एंड ऑल दैट। अगर आपने 1-2 साल का टारगेट लेके आए हो तो 6 टू 12 36 कुछ बुक्स हैं, 36 बुक। तो उनको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? उसको तो पढ़ने में 1 डेढ़ साल लग जाएगा जी। और फिर जब तक तुम 1.5 साल तक वो बुक खत्म करोगे तब पहली जो बुक पढ़ी थी भूल जाओगे। तो क्या रिलेवेंस है? आप सब लोग जो भी पढ़ने जा रहे हो 21 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, तो इतना तो दिमाग होगा ना माइंड बिल्डअप। मैम अभी आपने बात किया रिवीजन का कि हमें रिवीजन जब हम पूरा एक बार कंप्लीट करते हैं सिलेबस उसके बाद हम पिछला वाला भूल जाते हैं। तो मैम क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि पिछला वाला भी याद रहे? रिवीजन के लिए मतलब क्या स्ट्रेटजी है मैम? रिवीजन की स्ट्रैटेजी मैं 3 स्ट्रैटेजी मेन बताऊंगी। पहला, जब ये दिमाग रहेगा कि 10 क्वेश्चन नहीं करने तो आप ना मतलब मटेरियल कलेक्टर नहीं बनोगे। अदरवाइज क्या होता है, लोग बनने चलते हैं डिप्टी कलेक्टर कलेक्टर और बन जाते हैं अंत में क्या मटेरियल कलेक्टर, पीडीएफ कलेक्टर। जहां से कुछ मिला टेलीग्राम पे डाउनलोड करके सर्च से रख लेते हैं अपनी फाइल में, चलो इसको पढ़ लेंगे, या तो निकलवा के ले आते हैं और फिर क्या होता है उस पर धूल जम जाती है, रद्दी में बिक जाती है। तो उतना ही लेके आओ मार्केट से जितना तुम पढ़ सको और जितना सिलेबस की डिमांड हो, और ये सोच के चलो कि 100% सिलेबस कभी नहीं कंप्लीट होगा। तो अगर किसी ने 20 साल का बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है पीवाईक्यू का, तो फिर उसका प्रीलिम्स में दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंड थिंग कि करंट अफेयर वो भी। मैम पहले 2 अटेम्प्ट में आपका मेंस क्वालीफाई नहीं हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में आपका मेंस क्वालीफाई हुआ, आप इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे। राइट तो हम ये जानना चाहेंगे कि पहले 2 जो अटेम्प्ट थे आपके उसमें आपसे क्या मिस्टेक्स हुई जो कि आपने तीसरे अटेम्प्ट में सुधार किया और आप मेंस क्वालीफाई कर पाए? एक्चुअली और एक और मिथ रहता लोगों में है कि अभी जितना पढ़ना है पढ़ लो, उसके बाद तो कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो अभी उसके बाद तो बहुत पढ़ना पड़ता है क्योंकि उसके बाद आपके साइन मैटर करते हैं ना, उसके बाद तो और ज्यादा। तो ये पढ़ने की जो हैबिट है वो अभी से डालते रहो। दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। अगर आप पीडब्ल्यू ओनली या इसके न्यू कोर्सेज का इंतजार कर रहे थे तो न्यू कोर्सेज आ चुके हैं, जिसमें 2027 टारगेट ईयर वालों के लिए है संकल्प हिंदी इंग्लिश एंड पिनाकल इंग्लिश फाउंडेशन बैच सिर्फ 13,499 रुपए में। पर अगर आपका टारगेट ईयर 2026 है तो आपके लिए प्रहार बैच जो कि हिंदी इंग्लिश में है एंड टाइटन बैच जो कि इंग्लिश में है और जिसका की रेट है 10,999 रुपए। वहीं अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपके इन ईयर को प्रोडक्टिव बनाने के लिए है यूपीएससी प्रारंभ बैच, जो कि एक 3 ईयर प्रोग्राम है जो आपको यूपीएससी की ए टू जेड प्रिपरेशन के साथ फर्स्ट 2 इयर्स में आपको हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल की क्लासेज के थ्रू आपको साइमल्टेनियसली इंडस्ट्रियल स्किल का भी कवरेज देता है। इसमें आपको मिलेगी एनसीईआरटी, जीएस, सीसेट इन सभी की बेसिक टू एडवांस क्लासेज एंड प्रैक्टिस के लिए आपको मिलेगा प्रॉपर प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट भी। वहीं अगर आपके इनमें से कोई ऑप्शनल है तो इंग्लिश मीडियम में स्पीच एबिलिटी रिटर्न ऑन इंग्लिश मीडियम स्लाइड ये अवेलेबल है। सब्जेक्ट के नेम मैं आपको बोल देता हूँ, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीएसआईआर, जियोग्राफी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपको इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। हिंदी मीडियम में ये अवेलेबल है स्पीच एबिलिटी रिटर्न ऑन हिंदी मीडियम स्लाइड। एक बार मैं आपको इन सब्जेक्ट के भी नेम बोल देता हूँ, पीएसआईआर, इतिहास, हिंदी साहित्य एंड समाजशास्त्र। ये आपको हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। ये आपको सिर्फ 9,999 रुपए में अवेलेबल है। आप इसके लाइव क्लासेस से अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कर सकते हैं। वहीं लास्ट जो अनाउंसमेंट है वो है ये कि अगर आप यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स में अपियर हो रहे हैं तो आपके लिए है ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट 3, जिसमें यूपीएससी के पैटर्न एंड टाइमिंग के अकॉर्डिंग जीएस टेस्ट होगा 9:30 टू 11:30 AM एंड सीसेट टेस्ट होगा 2:30 टू 4:30 PM ऑन 20 मार्च फॉर बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम एस्पिरेंट एंड बोथ इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन वालों के लिए पीडब्ल्यू ओनली के ऑफलाइन सेंटर पर होगा। रजिस्टर करने के लिए आप नीचे लिंक पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी और डिटेल के लिए भी आप नीचे लिंक पर विजिट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स को परचेज करते हैं तो आप परचेज करते वक्त मेरा कूपन कोड एक्स्ट्राडोज यूज कर सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्राडोज कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको फर्दर डिस्काउंट भी मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जाम जिसके लिए प्रत्येक वर्ष लाखों एस्पिरेंट तैयारी करते हैं, परंतु हो कुछ हजारों का ही पाता है। इसके पीछे एक कारण ये है कि ये एग्जाम काफी हार्ड होता है और दूसरा ये है कि जो एस्पिरेंट होते हैं वो काफी मिसगाइड होते हैं। उनके पास एक अच्छा मेंटर नहीं होता है, उनके पास एक अच्छी गाइडेंस नहीं होती है, जिसकी वजह से कई बार जिन एस्पिरेंट का हो जाना चाहिए था उन सब का भी नहीं हो पाता। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रतीक्षा मैम, जिनके साथ हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे
कि आपको किस तरीके से तैयारी करना है, क्योंकि मैम जो है खुद सिलेक्टेड हैं यूपी पीसीएस 2022 में, और मैम का 20th रैंक आया था ऑल ओवर यूपी। तो आज के इस वीडियो में हम मैम के साथ ही बातचीत करेंगे, मैम की स्ट्रेटजी को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं और मैम के साथ बातचीत को आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू। मैम हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में हम सभी को अवगत कराएं। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है बीएससी में सीतापुर से, कानपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज जी। था, सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज उससे। जी। फिर उसके बाद मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से एमएससी किया जी मैम। और उसी समय से थोड़ा मन सिविल सर्विसेज की तरफ लगा, तो फिर उसके बाद में मैंने सिविल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की। मीनवाइल मैंने एमए भी किया है सोशियोलॉजी में। जी। तो मैम ये यूपीएससी प्रिपरेशन या फिर यूपी पीसीएस प्रिपरेशन के बारे में आपने कब सोचा? आपको कब लगा कि आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए जाना चाहिए? सी आई टोल्ड यू कि मेरा जब एमएससी मैं कर रही थी उसी जी। समय में मैं डायलेमा में दिमाग हो रहा था कि इधर आई शुड ज्वाइन एमएससी फुल कोर्स, अदरवाइज आई शुड प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। जी मैम। तो कहीं ना कहीं जब मेरा इसका एमएससी 2015 में कंप्लीट होता है तो उस टाइम मुझे लग गया कि ये टाइम है जब मुझे सिविल्स की प्रिपेयर करना चाहिए। जी मैम। तो फिर मैंने वहीं से स्टार्ट किया था और फिर आगे 20 में मेरा सिलेक्शन हुआ था रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की जी। पोस्ट पे। आफ्टर दैट फिर 22 में यहाँ एसडीएम की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ। जी मैम। मैम जब हम आपके ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो हमने देखा कि आपने 4 बार प्रीलिम्स एग्जाम दिया और चारों बार आपने क्वालिफाई भी किया। तो हम चाहेंगे कि आप अपने स्ट्रेटजी को शेयर करें जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए आपने बनाया था। राइट राइट। एक्चुअली प्रीलिम्स मेरा पीसीएस में हर बार क्वालिफाई जी। हुआ है। इसका एक रीजन ये था कि मैंने थोड़ा रिसर्च किया था कि पीसीएस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर। जैसा कि मैंने अपने चैनल पे भी बताया है कई जी। बार यूपी पीसीएस टॉक्स पे जी कि मैम। पीवाईक्यू बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि कम से कम 25 क्वेश्चन तो डायरेक्टली रिपीट होते हैं आई वुड से, एंड जो बाकी चीजें रहती हैं वो कहीं ना कहीं थीम्स रिपीट होती जी हैं। मैम। तो अगर किसी ने 20 साल का बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है पीवाईक्यू का जी। तो फिर उसका प्रीलिम्स में दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंड थिंग कि करंट अफेयर, वो भी स्पेसिफिकली अगर यूपी पीसीएस की बात करें तो 1 साल का जरूरी नहीं होता है। अगर आप 6 महीना भी बहुत अच्छे से पढ़ लो तो जी। वो आपके बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपका सिलेक्शन उसमें जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसको जी। टैकल कर लोगे। फिर थर्ड थिंग वाज लाइक कि जैसे सीसैट है तो सीसैट वैसे तो जब मैंने एग्जाम्स दिए थे तो सीसैट तो पीसीएस का तो इजी आता है। जी मैम। तो अगर आप उसको थोड़ा स्ट्रेटेजिकली देखो तो टैकल कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों का प्रीलिम सीसैट की वजह से भी रुक जाता है। जी मैम। तो मेरे साथ उसमें इशू नहीं था। तो इस तरह से मैंने फिर क्वालिफाई किया था कि रिवीजन कर रहे थे, पीवाईक्यू का भी रिवीजन करते थे कई बार में। तो कुछ क्वेश्चन जैसे लेट्स से साइंस के कोई क्वेश्चंस हैं मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं। फिर क्वेश्चंस रिलेटेड टू जैसे ये आप इसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं वो रिपीट होते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चंस रिपीट होते जी हैं। मैम। तो अगर आपने एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लिया तो फिर आप प्रीलिम्स ना 1 महीना अच्छे से पढ़ोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। जी मैम। मैम अभी आपने पीवाईक्यू की बात की, तो कुछ बच्चे जो है मॉक टेस्ट भी देते हैं, जो कि बाकी कोचिंग जो है वो मॉक टेस्ट लेती हैं, तो बच्चे मॉक टेस्ट देते भी हैं। तो पीवाईक्यू पढ़ना चाहिए बच्चों को पहले कि पहले मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहिए कि दोनों साथ साथ करना है? नहीं, एक्चुअली आई वुड से कि पीवाईक्यू पहले पढ़ना इज बेटर देन मॉक टेस्ट, बिकॉज मॉक टेस्ट में क्या है कि हर एक कोचिंग का एक एजेंडा होता है कि वो हार्ड से हार्ड अगर क्वेश्चन पेपर बनाएंगे और जी। बच्चे उसको कर नहीं पाएंगे तो बच्चों को लगेगा उस वो क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा है क्योंकि मैं उसको कर नहीं पाया। बट ये जो एनालिसिस है, जो ये थीसिस है, ये बहुत ही अच्छी नहीं है। जी। मुझे लगता है कि हम प्रिपरेशन जब करते हैं बी इट यूपी पीसीएस या बी इट यूपीएससी, आपका सिलेबस एंड आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुड बी योर मेंटर। जी मैम। सिलेबस आपको बताता है आपको क्या क्या पढ़ना है और उस क्या क्या पढ़ने में से पीवाईक्यू आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ से ज्यादा फोकस करके पढ़ना है। जी मैम। अगर आपने उसको सॉल्व कर लिया, और मैं कई बार बोली हूँ जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं चैनल पे उनसे मैं बोलती हूँ या फिर कोई और मिलता है उससे भी यही कहते हैं कि मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं क्या आ रहे हैं इससे मैटर नहीं करता है। आप ये सिर्फ देखने की कोशिश करें कि अगर मैंने कोई पर्टिकुलर टॉपिक लेट से प्रियम्बल पढ़ा है तो उससे अगर कोई भी XYZ क्वेश्चन आते हैं तो ईदर आई वुड हैंडल दैट क्वेश्चन और नॉट, बस इतना आपको देखना है। अगर उसके बाद
आपका काम हो रहा है तो गुड इनफ। मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग में तो मैंने ज्वाइन किया हुआ था अपना टेस्ट सीरीज जी मैम। मॉक की, लेकिन बाद में जब मेरा इधर सिलेक्शन हो गया फॉरेस्ट पे तो मुझे टाइम नहीं मिला, तो जी। मैंने सिर्फ पीवाईक्यू पढ़े थे और अपना करंट अफेयर देखा था, और बाकी जो जनरल चीजें जैसे बेसिक सब स्टैटिक सब्जेक्ट्स रहते हैं तो मैं मॉक नहीं कर पाई थी फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि मॉक के दो तीन फायदे होते हैं मॉक से। एक तो आपकी एलिमिनेशन टेक्निक आप सीख जी जाते मैम। हो, गलती करने की जो चांसेस होते हैं वो आप दूर कर लेते हो। तो मेरे जो प्रीवियस 2 अटेम्प्ट थे उसमें मैंने ये सब चीजें कर ली थी, इसलिए आई वाज श्योर। तो जो भी फर्स्ट टाइम दे रहे हो, सेकंड टाइम दे रहे हो, मॉक तब ज्वाइन करो जब आपको लग रहा है कि आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो। जी मैम। ठीक है, तो उससे जब आप 10 टाइम्स 20 टाइम्स 30 टाइम मॉक करोगे तो वो मिस्टेक करने की हैबिट। दूसरा कि आप पेपर मोड में आ जाते हो, फॉर जी। एग्जाम्पल कि आप पीवाईक्यू के पेपर पढ़ रहे हो कि 4 ऑप्शन दिए गए उसमें वो 1 2 3 4 में से सिलेक्ट करना है, तो ये जब आप लगातार 30 क्वेश्चन 30 मॉक टेस्ट पे अप्लाई करोगे तो आप एग्जाम में जाओगे तो फियर नहीं रहेगा। जिन लोग को ये फियर है वो मॉक टेस्ट ज्वाइन करे, लेकिन पहले पीवाईक्यू करने के बाद, जी राइट। मैम। और जिसको ये फियर नहीं है तो मॉक टेस्ट कोई जरूरी नहीं है। जो अफवाह फैली है ना कि मैंने 3 कोचिंग का किया है तो मेरा निकल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। मैम अभी आपने बताया कि आप जो प्रीलिम्स के लिए ये पेपर होता है, क्वेश्चन होता है, तो मैम उसके लिए कोई आपने स्ट्रेटजी फॉलो किया था, जैसे कि पेपर सॉल्व करते वक्त कि किस क्वेश्चन को करना है, किस क्वेश्चन को हमें अवॉइड करना है, तो मैम ऐसा कुछ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, यूपीपीसीएस में 150 क्वेश्चन आते जी हैं, मैम। उसमें से 10 तो ऐसे आते हैं जिसको कोई टैकल नहीं कर सकता है। जी। तो आपको पहले से ये माइंड मेकअप करना है कि 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनको मुझे छोड़ के आना है। जी। तो उससे क्या हुआ, आपका ईगो डाउन हो गया, वरना आप सोचोगे कि अरे मैं 150 में से 150 करूंगा। तो पहली स्ट्रेटेजी है। सेकेंड थिंग कि पहले अपनी एरिया पे खेलो। अगर आपकी पॉलिटी स्ट्रांग है, साइंस स्ट्रांग है, लेट से ज्योग्राफी स्ट्रांग है, तो पहले वो सारे क्वेश्चन करो, राइट। फिर एक बैरियर होता है, जैसे अगर आपने 100 से 120 से लेके 140 तक किए, तो अगर मान लीजिए एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है कि अगर 30 क्वेश्चन गलत हो गए तो उसकी पेनाल्टी 10 क्वेश्चन, 40 कट गए फिर भी आपके 100 रहेंगे। और टू क्लियर यूपीपीसीएस विद जनरल कैटेगरी यू जस्ट नीड 95 जी मैम। अराउंड 100 क्वेश्चन। जी मैम। तो इस तरह से था स्ट्रेटजी मोटा मोटी। तो मेरा क्या रहता है, 135 140 की भी सही रहे, और मुझे पता था कि मेरी एक्यूरेसी इतना है कि अगर मैंने 100 किए तो उसमें से मान लेते हैं कि 20-25 गलत हो जाएंगे। तो ये मेरा था। तो जो भी लोग दे रहे हो तो अपना डिसाइड कर लो कि मुझे 140 करने 120 करने। और इसमें एक चीज और आती है, मान लो पेपर बहुत टफ हो गया, जी। आपसे 120 का आगे क्वेश्चन हिल नहीं रहे, जी। तो आप ये विश्वास रखो कि अगर आपसे नहीं हो रहे हैं इतना पढ़ने के बाद, तो जो हॉल में अदर बच्चे बैठे उनसे भी नहीं हो रहेंगे। तो फिर ईगो पे मत लो कि 140 ही करने हैं और बिना मतलब निगेटिव मार्किंग बढ़ानी है। तो वहां पे थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो, बट वो स्ट्रेटजी से अगर प्ले करोगे कि आपकी सिली मिस्टेक एक भी नहीं हुई, आपने जो पहले आता था वो अच्छे से कर लिया, प्रेशर हैंडल कर लिया, क्वेश्चन देख के डरे नहीं, तो इन सब से क्या रहता है कि फिर आपका जो आपने पढ़ा होता है, देखो पढ़ते सब हैं, आउटपुट देने के समय पे लोग डर जाते हैं। तो अगर ये सब स्ट्रेटजी से खेलोगे तो फिर आप डेफिनेटली क्लियर कर जाओगे। जी मैम। मैम पहले 2 अटेम्प्ट में आपका मेंस क्वालीफाई नहीं हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में आपका मेंस क्वालीफाई हुआ, आप इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे। राइट तो राइट। हम ये जानना चाहेंगे कि पहले 2 जो अटेम्प्ट थे आपके, उसमें आपसे क्या मिस्टेक्स हुई, जो कि आपने तीसरे अटेम्प्ट में सुधार किया और आप मेंस क्वालीफाई कर पाई? एक्चुअली पीसीएस का मैंने कभी पढ़ाई की नहीं थी। जी मैम। ठीक, 18 में मैंने अपना यूपीएससी का एग्जाम दिया था, जी और वो एग्जाम दिसंबर में मेंस हो गया था। मैम। मेंस होने के बाद में आई थिंक मेंस में ही प्रीलिम्स का एग्जाम होना था 2018 का, जो पोस्टपोन हो गया था। जून में होने वाला था बट दिसंबर में पोस्टपोन हो गया था। जी। घर पे गए हुए थे और सेंटर भी मेरा सीतापुर में पड़ा हुआ था। जी। तो आई थॉट कि चलो, स्टार्टिंग में हर कोई प्रिपेयर करता है तो यूपीएससी के लिए करता है, जी। ये तो जनरल टेंडेंसी है। जी। तो हमने भी वही सोचा था। फिर मैंने कहा चलो मेंस दे रखा है यूपीएससी का, और इधर घर पे भी आए हुए हैं, सेंटर भी पास में है, 2 घंटा सुबह 2 घंटा एक दिन चलो दे देते हैं जाके। वो बस माइंड में, अब ये कुछ लोग को बहुत अजीब लग सकता है कि फिर कैसे प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, लेकिन उसका रीजन था कि मैंने स्टैटिक और सब यूपीएससी में पढ़ रखा था। करंट की मुझे सिर्फ नॉलेज चाहिए थी। वो 5-6 दिन में जो दृष्टि आती वो मैंने 2-4 बार पढ़ ली अच्छे से, और उसी से दे दिया। ना पीवाईक्यू ना कुछ, नथिंग एट ऑल। लेकिन उसके बाद भी 18 का पेपर टचवुड बहुत सरल आया था कंपैरेटिवली, ठीक। और पहली बार पेपर चेंज हुआ था, तो वो हुआ कि पैटर्न चेंज हुआ था ना, रिटर्न का आ गया था, तो उस वजह से फिर मेरा प्रीलिम्स निकल गया।
जब प्रीलिम्स निकल गया तो ऑब्वियस सी बात है कि चलो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की तरह मेंस दे देते हैं, जी नॉट वेरी सीरियसली कि चलो जी मुझे मेंस पढ़ना है। मैंने ये सोचा कि नेक्स्ट टाइम में यूपीएससी देंगे तो उस बीच में अगर मेंस का चांस मिला है तो किसी, हम समझ ले किसी कोचिंग का ज्वाइन किया है, जी तो उस रिग्रेस शेड्यूल में उसी माइंडसेट से हमने दिया। तो जब उस माइंडसेट से दोगे तो वैसे भी होना तो था नहीं, क्योंकि कंपटीशन तो ऑलरेडी है, जी मैम, लेकिन मैंने अपना पूरा लिख दिया जो भी है, तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया। जी ठीक है, फिर दूसरी बार में हुआ, फिर इधर मेरा यूपीएससी में नहीं हुआ, तो फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, सोचा करते हैं, लेकिन वो फेलियर का जो दिमाग में था ना जी कि बताओ हमारा यूपीएससी में भी नहीं हुआ, पीसीएस में भी नहीं हुआ, जी और अब तो मैं काइंड ऑफ फेलियर हूँ, काइंड ऑफ मैं कुछ नहीं कर सकती, प्रीलिम्स भी बताओ यूपीएससी का मेंस लिख के इधर का मेंस नहीं निकाल पाए, जी ये सब कहानी दिमाग में चलती हैं। तो काइंड ऑफ जो फेलियर्स का बर्डन लेके थे, तो उसमें 19 में मैंने सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट किया, जी पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, कैसे होगा, जब इसका नहीं हुआ तो उसका कैसे होगा, एंड ऑल दैट कहानी। तो फ्रैंकली स्पीकिंग तो फिर जो 2019 का मेंस था तो हमने ऐसे दिया, जी फिर प्रोक्रेस्टिनेट करते 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 एंड टाइम पे एग्जाम आ गया और दे दिया। हिंदी मेरी अच्छी थी तो हिंदी और एसे में मुझे अच्छे नंबर मिले, जी सिर्फ कुछ मार्क्स से मेरा 19 का मेंस रुक गया। फिर मुझे उसी टाइम पे मैंने फिर फॉरेस्ट का एग्जाम दिया हुआ था अगले बार में 20 में। जी तो एक भैया थे, वो कहने लगे कि तुम्हारा साइंस बैकग्राउंड है तो तुम इसमें भी डाल दो। अब तो एक के बाद दो, दूसरे के बाद तीसरे फेलियर हो गए थे, तो फिर मुझे लगा चलो भैया ने बोला चलो फॉरेस्ट का भी डाल देते हैं, फिर ऐसे करके डाल दिया। तो प्रीलिम्स में मेरा अच्छे नंबर आते थे तो फॉरेस्ट भी इस बार क्लियर हो गया। तो मेंस लगा इसका, जनवरी में मेंस था पीसीएस का जी और फरवरी में मेंस था फॉरेस्ट का। तो मैंने दोनों इसका इसका भी दिया, लेकिन इस बार क्या था 3 बार से हो गया, तो मुझे थोड़ा अंदर से भी था कि चलो इस बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो लिखा रखा था। फिर थोड़ा और बूस्ट अप करके अपने आप ही एनर्जी लाके थोड़ा बहुत कि चलो मैनेज करते हैं, जनवरी में मेंस दिया। उसके बाद फरवरी में फॉरेस्ट का मेंस था, और फॉरेस्ट के लिए मेरे पास, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि उसमें 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, बस फॉर्म भरने को भर दिया था और वो प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। मीनवाइल जो 15 दिन बचे थे उसमें मुझे पता चला कि 2 सब्जेक्ट लेने होते हैं। और फिर मैंने भैया से पूछा कौन से सब्जेक्ट भरे थे हमारे, तो उन्होंने बताया कि इन्वायरमेंट और एक और फॉरेस्ट्री के सब्जेक्ट था। फिर मैंने एनी हाउ किसी से इधर उधर से नोट जुगाड़ करके 6-7 दिन में उसको पढ़ के फिर दिया, और टचवुड फॉरेस्ट में मेरी ऑल इंडिया रैंक, ऑल यूपी 6 रैंक आई थी। फिर इधर लेकिन मेंस, और उसी टाइम पे मेरा मेंस का इसमें क्लियर हुआ 20 में 2020 वाले एग्जाम में। फिर उसका इंटरव्यू लगा हुआ था, इंटरव्यू दिया, अच्छा गया इंटरव्यू, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिले थे, बट मेरे लिस्ट, मेरिट लिस्ट जितनी थी कट ऑफ वो क्लियर था, बट ड्यू टू एज टाई अप तो मुझे कोई रैंक नहीं मिल पाई थी, क्योंकि 2-4 लोग के बीच में टाई अप हो जाता है जिसमें जिसकी एज ज्यादा होती है उसको प्रेफरेंस मिल जाती है, तो उस वजह से रह गया। फिर मैंने फॉरेस्ट ज्वाइन किया और उसके बाद में वहां से प्रिपरेशन किया, प्रीलिम्स इंटर वही मेंस इंटरव्यू की साइकिल, और फिर 2022 के उसमें तब जाके एसडीएम पे वो सिलेक्शन हुआ। मैम, जैसा कि आपने यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों एग्जाम दिया हुआ है, तो मैम आप हमें ये बताएं कि क्या यूपीएससी और यूपीपीसीएस एग्जाम जो होता है दोनों के बीच में कुछ सिमिलरिटी है, या फिर यूपीपीसीएस में यूपी से स्पेसिफिक ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा कुछ है क्या मैम? हाँ, नो डाउट, बिल्कुल। अगर यूपी पीसीएस का एग्जाम है तो उसमें यूपी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन रहते हैं। जी और दूसरा क्या है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं, और यूपी पीसीएस में थोड़ा ज्यादा फैक्चुअल रहता है। जी बट एज पर स्ट्रैटेजी अगर कहें तो चूंकि 18 से जब से सिलेबस चेंज हुआ तो दोनों में आंसर राइटिंग करनी है, इसमें सिर्फ हिंदी का एक्स्ट्रा पेपर हो जाता है, और अभी के पैटर्न में जी 5 और 6 का पेपर जुड़ गया है, तो और ज्यादा यूपी स्पेसिफिक पढ़ना ऑप्शनल हट गया है। बट अगर दोनों की एक साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। देखो, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहती है हर जगह पे, तो बैलेंस करके चलो तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, और कहीं ना कहीं सिलेक्शन होता जाएगा तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। और जिनको एकदम 100% कॉन्फिडेंस है कि मैं निकालूंगा तो उनके लिए नहीं, बाकी अगर जिसको थोड़ा सा भी है तो आई वुड से कि यूपीएससी में क्या रहता है, आपके अटेम्प्ट्स काउंट होते हैं, एज काउंट होती है। इसमें क्या है, अटेम्प्ट काउंट नहीं होते, एज 40 तक आप दे सकते हो, और अच्छा एग्जाम है, अच्छी पोस्ट मिलती है, तो आपको प्रिपेयर करना चाहिए और देना चाहिए। और स्ट्रेटेजी थोड़ा बहुत अलग रहती है प्रीलिम्स में। अगर आपने अब तो प्रीलिम्स यूपी पीसीएस का देखिए पिछले 1-2 साल से
काफी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आते जी हैं मैम। और दो दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। जी तो धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं, तो अगर आप यूपीएससी के साथ पढ़ रहे हो तो मैनेज कर सकते हो। जी मैम। मैम जैसा कि आप 4 अटेम्प्ट दिया आपने, उसके बाद आपका सिलेक्शन हुआ, 4 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट में आपको फेलियर का सामना करना पड़ा। तो मैम आपने उस टाइम अपने आप को किस तरीके से मैनेज किया? जब आप लगातार फेलियर का सामना कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपको लगता है कि अब मेरे से नहीं होगा, अब मुझे कुछ और करना चाहिए। तो उस टाइम आपने अपने आप को किस तरीके से सँभाला? एक्चुअली ये बहुत ही फैक्चुअल मैंने बताया भी अभी कि मैं किस तरह से प्रोक्रेस्टिनेट करती थी चीज़ों जी, को और ऐसी सब कुछ चीज़ें। तो फेलियर्स तो अब जाके समझ में आया है कि फेलियर्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। जी, बट उस टाइम पे ऐसा लगता था कि इनका हो गया, उनका हो गया, यहाँ जी, हो गया। फिर दिमाग में ऐसा आता था इससे अच्छा तो टीचर ही हो जाते। इससे अच्छा तो अब क्या कहते हैं बैंक में कर लेते तो मुझे शायद जल्दी मिल जाती नौकरी। और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन उसको मैनेज करना ये है कि पहली चीज़ ये सोचना कि व्हाई यू हैव स्टार्टेड। जी, दूसरा कि ये एक्सेप्ट करना कि फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। ये ज़रूरी नहीं कि आज आप एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे, तो आगे फेलियर्स नहीं आएँगे। जब तक जीवन रहेगा तब तक सक्सेस और फेलियर्स लूप में चलते रहेंगे। तो अगर ये एक्सेप्ट कर लोगे तो बहुत ही आ जाएगा। तीसरा है कि थोड़ा बहुत काइंड ऑफ मेडिटेशन या स्पिरिचुअल चीज़ें अगर आप करते हो, तो कहीं न कहीं सुपरनैचुरल बीइंग में आपको बिलीव रहता है कि देयर इज़ समबडी टू टेक केयर ऑफ। तो इससे क्या रहता है कि आप ना ऐसा नहीं फ़ील करते हो कि इस दुनिया में अकेले मैं हूँ, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं। फिर ऑब्वियसली योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, ठीक? फिर इसके अलावा एक चीज़ और है कि प्लान ए के साथ प्लीज़ प्रिपेयर प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। जो लोग कहते हैं ना देयर शुड बी ओनली वन प्लान इन योर लाइफ, आई डू नॉट बिलीव इन दैट स्टेटमेंट। जी, जस्ट बिकॉज़ कि हो सकता है किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक आ जाए, लेकिन एवरीबॉडी आर नॉट द सेम, ठीक? सबका बैकग्राउंड बहुत अलग है, सबकी जो कंडीशंस होती हैं, अपब्रिंगिंग्स होती हैं, सब कुछ अलग-अलग होती हैं। तो ऑलवेज़ तो उसमें मैंने क्या किया, जी, जब 18 में मेरा नहीं हुआ, 18 में मेरी एमएससी कंप्लीट हो गई थी, तो आई हैव अदर प्लान इन माइंड कि मैं नेट जेआरएफ कर लूँगी। तो वहाँ से मैं अ, अपना प्रोफ़ेसर वाली लाइन में जा सकती हूँ कि मुझे इंटरेस्ट है टीचिंग में, जी, ठीक है? तो और सब्जेक्ट पे मुझे कमांड थी अपने, तो ये लाइन थी। तो उससे क्या होता जब भी मेरे अंदर फेलियर ऐसे आता था रिजल्ट्स में, तो मुझे लगता था चलो ठीक है, एक अटेम्प्ट और दे लेते हैं, अगर नहीं होगा तो मैं चलो प्रोफ़ेसर वाला देख लूँगी। इवन मैंने नेट-वेट के फॉर्म भी भरे थे बाय उसमें 20 में जब मेरा फॉरेस्ट का आया था तो जी, नेट था फिर मैंने नहीं दिया। मीनवाइल मैंने इग्नू से एमए भी किया साथ में। जी, 18 से जब मेरा एमएससी कंप्लीट हो गया जी, और एग्ज़ाम के साइकिल में आया, तो इग्नू से डिस्टेंस लर्निंग से मैंने एमए का फॉर्म डाल दिया। तो ये देखिए कि जब फॉरेस्ट में मेरा रिज़ल्ट आया, तब फिर रिज़ल्ट आने के बाद मैंने अराउंड जून में मैंने अपने फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए जी, और वहाँ से मुझे डिग्री। तो मेरे दिमाग में वो भी था क्योंकि सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, तो उसको पढ़ते-पढ़ते मुझे इंटरेस्ट आ रहा था। तो मुझे लगा ईदर मैं एमएससी फिज़िक्स किया है, तो या तो मैं फिज़िक्स से अपना लेक्चरर कर लूँगी जी, और अदरवाइज़ मैं नेट जेआरएफ सोशियोलॉजी से कर लूँगी। मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लगा था। तो मैंने प्लान भी लगातार अपना डेवलप भी रखा और वो भी किया। तो जी, इससे क्या होगा जब इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको फिर ये नहीं लगता है कि यू आर द फेलियर और फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है धीरे-धीरे कि चलो ये नहीं तो 1-2 साल में जी, चलो ये कर लेंगे। जी मैम। ठीक है? मैम इसका मतलब है कि प्लान बी रखना कंपल्सरी मतलब हो सकता है? एक्चुअली कंपल्सरी देखो अपने पे डिपेंड। अब मेरी ऐसी बैकग्राउंड नहीं था ना कि हम ये सोचते कि मुझे 5-6 साल तक पेरेंट्स हमें पैसे भेजते रह सकते हैं और अगर चलो नहीं भी किया तो हमारा अच्छी जगह कुछ हो जाएगा जी, और हमारे पेरेंट्स का इतना बैंक बैलेंस है या फिर बिज़नेस है तो मैं उसमें हाथ बटा लूँगी, ये कर लूँगी, वो चीज़ नहीं थी। और जी, दूसरा ये था कि जैसे मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ ना, उसमें ये है कि आपके सक्सेस से ज़्यादा लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जी, आपके फेलियर से बहुत पड़ता है। जी मैम, कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ताली पीटने के लिए 5 लोग आ जाएँगे जी, और उनको इस सिलेक्शन से मतलब नहीं है कि तुम दरोगा बने हो, कि तुम टीचर बने हो, जी, कि तुम बैंक में हो, कि तुम एसडीएम हो, कि डीएम हो। उनको बस ये फ़र्क पड़ता है कि चलो हाँ, लग गई, सफल हो गई और अगर तुम कुछ नहीं बन पाए तो वो तुरंत असफलता। मैं तो पहले कहा था पढ़ाने मत भेजो, कुछ किसी का होता नहीं आज की दुनिया में एंड ऑल दैट। मैं उस बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे ये था कि हमें इंडिपेंडेंट मुझे बनना है, तो उसके लिए मैंने प्लान भी रखा। अब किसी को इतना श्योर शॉट है कि भाई नहीं हमें तो ज़रूरी नहीं है को बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सिर्फ़ प्लान ए रहता है। जी मैम, तो अपना-अपना चॉइस है। मैं अपनी बता रही हूँ अगर कोई उससे रिलेट कर पा रहा है तो ज़रूरी है बट ऐसा ऐसा कंपल्सरी तो नहीं कह सकते जी हैं। मैम। मैम अभी आपने फ्रेंड्स की बात की, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो
हमारी फैमिली होती है, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उनका कितना रोल होता है हमारी तैयारी में? बहुत ज़्यादा रोल होता है, मतलब वो एक एज़ अ सामने नहीं आते हैं, पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन उनका बहुत मोरल सपोर्ट होता है। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे से कह देता है कि तुम अच्छे से पढ़ो, मुझे तुम पे विश्वास है, जी, उसका पूरा दिन का स्ट्रेस खत्म हो जाता है। और वहीं पे एक समय फोन करे, कब होगा तुम्हारा सिलेक्शन, अभी तक क्यों नहीं हो पाया, फलाने का हो गया, ढिमकाने के लड़के का हो गया, तो उससे अलग डिप्रेशन होता है, जी, राइट। तो इस वजह से पेरेंट्स का रोल तो बहुत ज्यादा है। जो भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मतलब मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे का सपोर्ट करो, क्योंकि अगर आप आज नहीं कर रहे हो तो फिर दुनिया कैसे करेगी, है ना। और फिर फ्रेंड्स भी होते हैं, अब फ्रेंड्स में बहुत सारे होते हैं जो कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे के बीच में है, उनका ऐसा। फ्रेंड्स ऐसे रखो एक दो अपने जीवन में जो तुम पे मतलब अंधविश्वास करते हो, विश्वास नहीं अंधविश्वास, कि तुमसे वो रोज कहें कि तुम ही हो जो आसमान में छेद कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं। अगर ऐसे फ्रेंड्स है ना, तो फिर नो डाउट तुम्हें स्ट्रेस फील नहीं होगा। मैम, ये एनसीईआरटी से हमारा एक क्वेश्चन है कि ये एनसीईआरटी जो होता है, जो काफी एस्पिरेंट होते हैं सभी एनसीईआरटी ले लेते हैं 6 to 12 तक का, जबकि वो काफी बर्डन हो जाता है, लोग उसको पढ़ नहीं पाते हैं, उसके बावजूद ले लेते हैं, लोगों को लगता है कि सब पढ़ना है। तो हमें आपसे ये पूछना है कि क्या सभी एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है, या फिर उसमें से कुछ स्पेसिफिक पढ़ना है, कुछ हम छोड़ सकते हैं, कुछ ही पढ़ के इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं? एक्चुअली बुक लिस्ट की मैंने एक वीडियो डाली है यूपीपीसी स्टॉक चैनल पे, और उसमें मैंने बताया भी डिटेल में, बाकी यहाँ भी बता रही हूँ कि जो एनसीईआरटी है, तो पहली बार 6 to 12 वो तब के जमाने में चलता था, जब के जमाने में इंटरनेट और सोशल मीडिया और यूट्यूब इतना ज्यादा फ्री का सब कुछ अवेलेबल नहीं होता था। तो वो जो नोशन है 6 to 12, वो आई डू नॉट बिलीव। दूसरी चीज है कि अगर आपने 1-2 साल का टारगेट लेके आए हो, तो 6 to 12 36 37 कुछ बुक्स हैं, 36 बुक। तो उनको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, उसको तो पढ़ने में 1-1.5 साल लग जाएगा। जी, और फिर जब तक तुम 1.5 साल तक वो बुक खत्म करोगे, तब पहली जो बुक पढ़ी तो भूल जाओगे, जी, तो क्या रिलेवेंस है। अब सब लोग जो भी पढ़ने जा रहे हो 21 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, तो इतना तो दिमाग होगा ना, माइंड बिल्डर। कोई XYZ कोचिंग अगर कह देती है, या कोई XYZ आपके पहले तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा पढ़ना चाहिए, तो मैं एडवाइस नहीं करती हूँ। पढ़ो, वो सिलेबस उठाओ, सिलेबस खोलो और उसमें देखो कि हमें कहाँ से टॉपिक कौन कवर हो रहा है। अब कुछ एनसीईआरटी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, 6 to 12 पढ़ लो, टाइम नहीं है तो 11th and 12th की पढ़ लो। फिर दूसरी जो एनसीईआरटी एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, अर्थव्यवस्था वाले में, तो वो पढ़ सकते हो। फिर एक सोसाइटी की भी है, बट अगर नहीं पढ़ोगे तब भी कोई इतना इशू नहीं पड़ेगा। उसमें बेसिक चीजें हैं, समाज क्या होता है, विवाह क्या होता है, तो अगर पढ़ना है तो पढ़ो, अदरवाइज नहीं। फिर आते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो एक पॉलिटिकल सिस्टम करके बुक है। अगर बिल्कुल भी जीरो है नॉलेज आपका, तो पढ़ सकते हो कि लोकतंत्र क्या होता है, साम्यवाद क्या है, समाजवाद क्या है। बट अब देखो ना कि जो ये लक्ष्मीकांत की बुक है, कितनी अच्छी बुक है, उसको पढ़ लो पूरा, उसको 10 बार पढ़ लो। हम कहते हैं कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ लो। और ये दिमाग में हमेशा, आई रियली रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल कि हमेशा ये ध्यान में रखो कि 150 में से 150 क्वेश्चन नहीं करने हैं। आपको 150 में से 100 क्वेश्चन सही करने, 130 करोगे तब भी आप इन रहोगे लिस्ट में हमेशा। तो जब ये दिमाग रहेगा कि 10 क्वेश्चन नहीं करने, तो आप ना मतलब मटेरियल कलेक्टर नहीं बनोगे। अदरवाइज क्या होता है, लोग बनने चलते हैं डिप्टी कलेक्टर और बन जाते हैं अंत में क्या, मटेरियल कलेक्टर, PDF कलेक्टर। जहां से कुछ मिला टेलीग्राम पे डाउनलोड करके सट से रख लेते हैं अपनी फाइल में, चलो इसको पढ़ लेंगे, या तो निकलवा के ले आते हैं, और फिर क्या होता है, उस पर धूल जम जाती है, रद्दी में बिक जाती है। तो उतना ही लेके आओ मार्केट से जितना तुम पढ़ सको और जितना सिलेबस की डिमांड हो। और ये सोच के चलो कि 100% सिलेबस कभी नहीं कंप्लीट होगा। ये हमारा एकेडमिक्स का एग्जाम नहीं है। अगर हमने अच्छे से 70% सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये सोच के चलोगे, कम पढ़ोगे और बहुत ही सॉलिड पढ़ोगे। मैम, अभी आपने बात किया रिवीजन का, कि हमें रिवीजन जब हम पूरा एक बार कंप्लीट करते हैं सिलेबस, उसके बाद हम पिछला वाला भूल जाते हैं। तो मैम, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि पिछला वाला भी याद रहे? रिवीजन के लिए मतलब क्या स्ट्रेटजी है मैम? रिवीजन की स्ट्रेटजी मैं 3 स्ट्रेटजी मेन बताऊंगी। पहला, स्पेस्ड रिवीजन करो। जैसे आज आपने 1 तारीख को कोई सब्जेक्ट पढ़ा, तो उसका 3 तारीख में रिवीजन हो जाए। और
जैसे मान लो 1 को पढ़ा, 3 को हो जाए, फिर 5 को हो जाए, फिर अगला रिवीजन 4 दिन बाद, अगला रिवीजन 7 दिन बाद, ऐसे करते रहो। एक टेक्निक ये हो गई। दूसरी टेक्निक होती है एक्टिव रिकॉल की टेक्निक। उसमें क्या होता है, जैसे सपोज ये बुक है, आपने इस बुक को पढ़ लिया, फिर आप इस बुक का पहला पेज नहीं खोलेंगे, अपने आप एक रफ शीट लिया, पेन लिया, और उस पे आप बताते रहोगे, सोचते रहोगे कि अच्छा इस हेडिंग के अंदर मैंने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था। जस्ट मेमोराइज इट, ट्राई टू मेमोराइज। पहले दिन बहुत सिर में दर्द होगा कि समझ में नहीं आया क्या लिखें, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उसको लिखो, और उसको लिखने के बाद जब तुम्हें लगे कि अब दिमाग में कोई सोच नहीं पा रहे उस टॉपिक के बारे में, तब जाओ बुक में चेक करो। इससे क्या होगा कि आपको रिटेन हो जाएगा। ये एक्सरसाइज अब अगर लगातार करोगे ना, बार 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 बार, ऐसे मतलब बहुत जल्दी से आपका रिवीजन होता है। ठीक, फिर तीसरा आता है निमोनिक्स बना करके। मान लो नदियां नहीं याद हो रही हैं, नदियों की सहायक नदियां नहीं याद हो रही हैं, या फिर सराउंडिंग कंट्रीज नहीं याद हो रही, किसी भी डेट नहीं याद हो रही है, पानीपत के युद्ध नहीं याद हो रहे हैं। इन सब का बेस्ट तरीका है कि स्टिकी नोट रखो और अपनी दीवारों पे लगाते रहो। उठते बैठते, बात करते, खाते पीते उसको देखते रहो, रिवाइज करते रहो, आपस में दोस्तों से पूछते रहो। तो इन सब टेक्निक से आप रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हो। मैम एक क्वेश्चन आपकी लाइफ से है, क्योंकि आप डिप्टी कलेक्टर हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि डिप्टी कलेक्टर का डेली रूटीन कैसा होता है। मतलब कि सुबह कितने बजे ऑफिस आना है, कितने बजे तक जाना है, किस तरीके से डेली रूटीन होता है। उसका कोई रूटीन एज सच तो नहीं होता है, फ्रैंकली स्पीकिंग, बट जैसे डिप्टी कलेक्टर के बाद बहुत सारी पोस्ट आपको मिलती हैं, राइट। तो डिपेंड करता है कि कौन सी पोस्ट और कितने नंबर ऑफ पोस्ट आप होल्ड कर रहे हो। ठीक है, तो अगर जैसे आप एसडीएम सदर पे हो, आपको बहुत सारे काम रहेंगे। एक रेगुलर रूटीन अगर हम बताएं, बीइंग अ डिप्टी कलेक्टर, आइडियल रूटीन, तो उसमें 10 से 12 जनता दर्शन रहता है, आपको वहां आना होता है। अगर आप कलेक्ट्रेट में आते हो तो कलेक्ट्रेट में होगा, किसी तहसील में हो तो आपको किसी तहसील में बैठना पड़ेगा। फिर उसके बाद कोई बीसी लगी हुई है या फिर कोई जांच आपको दी गई हुई, वो करना है। उसके बाद आपके जैसे डेट पे कोर्ट्स रहती हैं, तो उन डेट्स पे आपको कोर्ट करना है। कोर्ट का भी कोई ऐसा शेड्यूल नहीं होता है, जितने नंबर ऑफ फाइल्स आपके पर्टिकुलर डेट में लगी हुई हैं, लेट से 50, 60, 70, उतना करना है। अब उसमें चाहे 5 बज जाए, चाहे 4 बजे, और चाहे 2 घंटे में कोर्ट हो जाए। उसके बाद बहुत सारे गैर राजस्व वाले काम आते हैं, जैसे अभी पराली जलाने का इशू आ रहा है, तो उसको नियंत्रण में लाना। फिर कहीं जो पैमाइश करवाना है वहां जाना, कहीं सीमांकन कराना वहां जाना। फिर उसके बाद जैसे कोई नई बिल्डिंग बनी है, उसका शिलान्यास होना है, तो उसका कोई वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, कहीं पे कहीं फीता कटने का प्रोग्राम है, तो उसका पूरा मैनेजमेंट देखना, राइट। और फिर जैसे थाने के भी केसेस आते हैं जो 151, 103 सब में जो भी कानून व्यवस्था में समस्या पैदा करते हैं, तो जिस भी डिप्टी कलेक्टर के अंदर जो भी एरिया नंबर ऑफ थाने होते हैं, तो उनमें जो भी जिन पे भी 151 चलता है, जिसको भी लॉ एंड ऑर्डर में कोई इशू कर रहे होते हैं, तो वो सब आपके पास आते हैं। तो आपको जमानत देना है, जेल भेजना है 7 डेज का, 15 डेज का, तो उन सबको भी आपको देखना पड़ता है। और फिर अगर कोई अतिरिक्त जैसे आपको एक्स्ट्रा में काम दिया जा रहा है अलग से, जैसे अभी इलेक्शन का रिवीजन चल रहा है, तो वोटर के सारा कैलकुलेट करवाना, नए वोटर्स को ऐड कराना, जो वोटर शादी हो गई उनको डिडक्ट कराना, और इन सब की रेगुलर बेसिस होती है। तो एज सच कोई, यही तो कहते हैं कि इतना वैरायटी ऑफ द वर्क है ना, कि आप एज सच एक डेजिग्नेट नहीं कर सकते कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। आपको बेसिकली इट इज काइंड ऑफ अ मैनेजमेंट जॉब, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें कुछ खुद से करनी होती है, कुछ मैनेज करानी होती है। और यही है कि पूरा शेड्यूल नहीं है, बट आइडियल अगर कोई अनफॉर्चुनेट घटना नहीं हुई तो आप 9 बजे 10 बजे से काम शुरू होता है, फिर वो चलता रहता 8-9 बजे तक। मैम एक क्वेश्चन ट्रेनिंग से रिलेटेड है कि मतलब जब आप सिलेक्ट होते हैं एसडीएम के जॉब में, तो उस टाइम आपका ये कैसे होता है, ट्रेनिंग कैसे होता है, ट्रेनिंग का क्या प्रोसीजर है। ट्रेनिंग का प्रोसीजर तो ये है कि आपका सिलेक्शन होता है, उसके बाद एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड होती है शासन के द्वारा, उसमें आपको नियुक्ति पत्र वितरण का रहता है। तो नियुक्ति पत्र जैसे वितरण होता है, फिर एक उत्तर प्रदेश प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के एकेडमी है, उपाम,
लखनऊ में, वहां पे ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। फिर अराउंड 3 मंथ्स की ट्रेनिंग रहती है, 90 डेज की। उस 90 डेज की ट्रेनिंग के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट एलोकेट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट में आप 6 मंथ की फील्ड ट्रेनिंग करते हैं। फील्ड ट्रेनिंग करके फिर वापस आते हैं, 3 महीने की फिर से आपका प्रोफेशनल कोर्स होता है। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट को भेज दिए जाते हैं। फिर आप वहां से परमानेंट ट्रेनिंग, आपकी पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर तहसील मिलना, तहसील संभालना, यही सारे काम होते हैं। मैम हमने काफी कुछ चर्चा कर लिया है, अब हम चाहेंगे कि लास्ट में अगर आप कुछ एस्पिरेंट को सजेशन देना चाहें तो मैम प्लीज। एस्पिरेंट्स को सजेशन में, एक तो अभी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है, बहुत ज्यादा फाइट वाइट हो करके अभी डे 1 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। तो बहुत सारे लोग प्रयागराज भी गए थे और मैं भी अपडेट ले रही थी, बहुत सारे लोग थे। तो अब अपनी हेल्थ का पहली बार ध्यान रखो सब लोग। जितना टाइम बर्बाद हो चुका, जो बचा है उसको एकदम युद्ध की तरह समझ के बस पढ़ाई करो। कोई प्रोक्रेस्टिनेशन, क्या होगा नहीं होगा, ये सब सोचने का समय नहीं, क्योंकि हु नोज कि अगला 2025 का नोटिफिकेशन कब आएगा और प्रीलिम्स कब होगा, राइट। तो जो समय है उसको फोकस में रखो। दूसरी चीज ये कि अपने को पहली बात तो हेल्दी रखना, जो मैंने बोला, और डिमोटिवेट मत करना। चैनल पे मेरे भी काफी वीडियोस हैं, या फिर किसी और चैनल पे आपको देखना है तो जो 2-3 चीजें, सीसैट अपना ध्यान रखो। अगर सीसैट वीक है ना तो बिल्कुल इस बार चांस नहीं देना कि सीसैट की वजह से मेरा प्रीलिम्स रुक गया, तो सीसैट को भी पढ़ लो। रिवीजन की स्ट्रैटेजी बताई है वो रिवीजन करो, और मैं अपने चैनल पे एक्टिव रिवीजन के सेशंस भी रखती हूँ, कुछ टेलीग्राम पे हैं, अभी 1-2 हुए हैं, समय नहीं मिल पा रहा, तो मैं कोशिश करूंगी वो भी। तो आप लोग रिवीजन अपने आप से भी करो, जैसे मैंने स्ट्रैटेजी बताई, कई बार रिवीजन करो। और लास्ट टाइम पे PYQ, करंट अफेयर, इन सब का करो। फिर नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है वो सीखना है आपको, उसके लिए वीडियो पड़ी होगी, या कहीं और से भी देख सकते हो। नेगेटिव मार्किंग नहीं करना, सिली मिस्टेक्स नहीं करना। ये तो इस एग्जाम की स्ट्रेटेजी हो गई जो दे रहे हैं। बाकी इन जनरल जो एस्पिरेंट्स पढ़ रहे हैं उनसे ये है कि देखो, फेलियर्स आएंगे, सबकी लाइफ में आते हैं, और ऐसा नहीं कि सिलेक्शन के बाद फेलियर्स नहीं आएंगे, सिलेक्शन के बाद तो और ज्यादा आएंगे, क्योंकि अभी सिर्फ एक जन से लड़ना है, वो आयोग है ना। और बाद में क्या होगा कि आपको n नंबर ऑफ पीपल को जवाब देना है, आपकी अकाउंटेबिलिटी बहुत रहेगी, आप डेली फेलियर करोगे, लेकिन हमें डरना नहीं। तो ये माइंडसेट जो कहते हैं ना कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, OLQ, वो अभी से डेवलप शुरू करो। और एक और मिथ रहता लोगों में है कि अभी जितना पढ़ना है पढ़ लो, उसके बाद तो कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो अभी उसके बाद तो बहुत पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद आपके साइन मैटर करते हैं ना, उसके बाद तो और ज्यादा। तो ये पढ़ने की जो हैबिट है वो अभी से डालते रहो, कि मतलब अच्छे से हमको पढ़ते रहना है, समझते रहना है, हर चीज को डेप्थ में जाके समझना है, और अपने ऊपर विश्वास करते रहो। तो एक ना एक दिन जब बहुत सारे मतलब, और एक चीज और लास्ट में, कि अपना मतलब थोड़ा सा, जो अगर नहीं भगवान में विश्वास करते तब भी है, कि थोड़ा सा अपना स्पिरिचुअल सेंस ओपन रखो, ताकि तुम अकेला ना फील करो जब भी तुम्हें डिमोटिवेशन हो। थोड़ा मेडिटेशन कर लो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, और इन सब में बिलीव करोगे तो तुम धीरे धीरे ये बिलीव करना कि चूंकि मैं इतने दिन से काम कर रहा हूँ, पूरी ऑनेस्टी के साथ मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरा रिजल्ट जरूर आएगा। और विश्वास मानिए, सबका रिजल्ट आता है, जो लगे रहते हैं वही आगे जाते हैं, और जिनका जो छूट जाते हैं बीच में वो हार जाते हैं। तो एक उस पे लाइन है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, और थक हार करना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। थैंक यू। तो दोस्तों, हमने काफी कुछ चर्चा किया तैयारी से रिलेटेड। मैम के साथ कुछ छूट गया हो तो मैम का एक यूट्यूब चैनल है UPPC स्टार्ट करके, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाके वहां से मैम के साथ जुड़िए, मैम वहां पे लगातार आपको गाइड करती रहती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।